हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल वी कॉमर्शियन। आज की क्लास में हम लास्ट क्लास में ही टीच किए हुए टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी जानते हैं एक सीरीज चल रही है जिसमें चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसी की स्टडी कर रहे हैं। उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। प्लेलिस्ट में आप जाके पीछे की वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, प्रोसेस, इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी बात करनी है कि फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी नीडी स्टूडेंट हैं उन तक वीडियो को पहुंचाएं और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे चैनल का नेम है वी कॉमर्शियन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक को, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज की स्टडी कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके वेरियस फॉर्म। यानी आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग जो टाइप्स और फॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे। बट उससे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग समझेंगे, क्योंकि देखिए बच्चे, अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो जाता है, अगर हम सही स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, कोई भी परफॉर्मेंस बिजनेस का, कोई भी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म नहीं होगी और उससे क्या होगा, बिजनेस को लॉस ही होगा। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कैसे होता है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजिंग बोन्स की तरह काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स काम करती हैं, क्या करती हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। आपने देखा है, सुना होगा, बहुत सारे लोगों में बोन्स और स्ट्रक्चरल डिफॉर्म्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल डिफॉर्म्स मीन्स कि हैंड या लेग, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो कि स्ट्रक्चरल ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, बोन की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम पोस्ट रॉन्ग क्रिएट कर देंगे तो क्या होगा, जिस तरीके से अगर बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो तो हम अच्छे से कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाते। सिमिलरली अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो भी क्या होगा, काम अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा, बिजनेस की ओवरऑल सारे की सारी एक्टिविटीज़ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और बिजनेस को लॉस होगा। तो आप समझ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। जैसे किसी स्ट्रक्चर की नॉर्मली, जैसे बॉडी के स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की भी इम्पॉर्टेंस होती है। इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है, तो वही चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, तो इसके मीनिंग को हम एक इमेज के थ्रू देखते हैं। जैसे कि इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क, ये वो फ्रेमवर्क होता है जिसमें सारे मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि हम स्ट्रक्चर में ही बता देते हैं कि कितनी तो मैनेजरियल पोस्ट है और उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट में कितने नॉन मैनेजरियल वर्कर्स वर्क परफॉर्म करेंगे। यानी कि चाहे मैनेजर हो या नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हो, सभी इसी फ्रेमवर्क के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस चीज़ से डील करता है, इट डील्स विद ओवरऑल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज में जो टोटल अरेंजमेंट सारी की जाती है उससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डील करता है। यानी कि ये रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में जो भी वेरियस पोजीशन है, पोस्ट है, उनके बीच में क्या करता है, उन पोस्ट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। साथ के साथ उन पर अलग अलग के किस तरीके के लोग इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे वो भी बताता है। ये था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के रिगार्ड में, वो क्या है कि क्या सभी के सभी फर्म में सेम स्ट्रक्चर अडॉप्ट हो सकता है। क्या हम सेम स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर अडॉप्ट होगा। क्या कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सके। तो देखिए बच्चे, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारा दो चीज़ों के ऊपर। एक
तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, किस तरीके का है, तो उसके साइज पे डिपेंड करता है। और सेकेंडली किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आखिर हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, यानी कि किस तरीके के प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी हमारा बिजनेस किस चीज़ का है उस पर, और सेकेंडली उसका साइज कितना बड़ा है। इन दो चीज़ों पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर हम बात करें कोई स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की, तो वो नहीं होता है। सभी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, राइट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे कैन क्रिएट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। देखिए, बड़ा है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, छोटा है तो क्या होगा, देखो एक ही फाइनेंस का हम डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही हमारा ऑडिटिंग का काम भी हो जाएगा और जो अदर वर्क हैं वो भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो है स्मॉल स्केल पर। लार्ज पे है तो हम ऑडिटिंग के लिए अलग रखेंगे, अदर जो वर्क है उनके लिए अलग करेंगे। सिमिलरली हम एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अगर एक स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन जाएगा। अब उसी के अंदर एडवर्टीजमेंट का वर्क भी होगा और सेल का वर्क भी होगा, ठीक है, हम सेपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्केल पर है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग से, सेल्स के लिए अलग से, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे, R&D डिपार्टमेंट भी। समझ आया? तो सभी अपने नीड के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। ये था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग। अच्छा, यहाँ एक और टर्म जो है आपकी एग्जाम में आपके कभी कभी आती है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो आपका टर्म है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या टर्म है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, राइट? सो देखिए बच्चे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग है आपका, स्पैन मीन्स कंट्रोल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, और मैनेजमेंट मैनेजर के लिए, यानी एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल होंगे, ये चीज़ डिसाइड की जाती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में। देखिए इमेज से अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिए, 1 सेकेंड, it refers to the number of subordinate that can be efficiently controlled by a manager। और जनरली कितने होते हैं ये? तो ये होते हैं 5 से 6, कि एक मैनेजर के अंडर जनरली 5 to 6 वर्कर्स काम कर सकते हैं, वो उसे अच्छे से मैनेज कर सकता है इतने सबऑर्डिनेट को। सो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज्ड किए जाएंगे एक सिंगल मैनेजर के थ्रू, उसे ही हम कहेंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो ये है, आप देख सकते हैं इसका मीनिंग, ठीक है। ये था, एक टर्म थी आपकी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में या आपके जो मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ज़रूर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। ओके, अब देखिए आगे, आज का टॉपिक ही बेसिकली क्या थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स और टाइप्स। सो अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पहले क्या करेंगे, 1 by 1 करके सारे नेम्स रीड करेंगे कि आखिर कितने टाइप का होता है। आफ्टर दैट हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो देखिए, बेसिकली आपके 4 फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4। ये देखिए आप, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में 4 फॉर्म्स होते हैं। 4 तरीकों से हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने डिवीजन किया है, ठीक है। अब देखते हैं इस डिवीजन को। सो नंबर 1 इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 2 इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, 3rd इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड 4th वन इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो 4 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, 4 टाइप होते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। लेकिन अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको फंक्शनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर किसी स्टूडेंट ने अच्छे से
स्टडी किया है तो उसे ध्यान आ रहा होगा कि मैंने डिपार्टमेंटलाइजेशन को एक इमेज के थ्रू आपको टीच किया था और वहाँ पर ये बताया था कि उस डिपार्टमेंटलाइजेशन के मीनिंग में ही कि अगर कोई कंपनी है वो एक सिंगल प्रोडक्ट सेल करती है तो क्या होता है, उसके लिए जो डिपार्टमेंट होगा उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रही है कि मेरा मोबाइल के साथ साथ टेक्सटाइल का बिजनेस भी है, राइट, मोबाइल के साथ साथ टेक्सटाइल का बिजनेस भी है, मोबाइल का भी है टेक्सटाइल का भी है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों के लिए अलग से डिवीज़न हेड बना दूंगी, यानी मेरी 2 डिवीज़न हो गई, तो यहाँ डिविजनल हेड बनेंगे, तो हर एक डिवीज़न के लिए अलग से डिपार्टमेंट होगा, तो वहाँ पर हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है? तो वो थोड़ा बहुत मैंने बताया था, आज की क्लास में हम बहुत डीपली करेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को। ओके, सो देखिए, आपके बेसिकली होते तो 4 टाइप्स के हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ही हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अगर मेरी वीडियो को बीकॉम के स्टूडेंट्स या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट देख रहे हो और उन्हें नीड हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, तभी एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलिए, सो हम फर्स्ट फॉर्म को आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इसे ही डीपली पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फॉर्म है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें आपका बेसिकली होता क्या है, तो देखिए, इट रेफर्स टू, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा, देखो, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय इट, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो मेजर एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पर पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन का डिवीजन करेंगे हम। समझ में आया कि क्या मेन एक्टिविटी है, क्या मेन फंक्शन है, उसके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक्टिविटी या फिर फंक्शन मैंडेटरी नहीं है सिर्फ इसी बेसिस पर डिवीज़न हो, आप और किस बेसिस पर डिवीज़न कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम बेसिकली मेजर तो यही है कि कोई मेजर फंक्शन है या कोई मेजर एक्टिविटी है, इसी के बेसिस पर डिवीज़न करेंगे हम। ठीक है, और इस तरीके के डिवीज़न में हम क्या करेंगे, बेसिकली जितनी भी सेम नेचर के जो भी फंक्शंस हैं उन्हें एक ग्रुप में रखेंगे और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। बेसिकली इसमें क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पर ही हम डिवीज़न करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। ये आपका सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्म है। तो अगर आपका कभी भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फॉर्म कौन सा है, तो वो ये ही होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे इजी होता है बनाने में। देखते हैं कि देखिए कैसे होता है। ये बहुत बार बता चुकी हूँ, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, आज भी बताऊंगी। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि जैसे कि हमने क्या किया, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट यानी शेयर होल्डर हो गए, आफ्टर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। ये इमेज देखिए, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा और जूम कर देती हूँ मैं, राइट। सो ये देखिए, शेयर होल्डर सबसे टॉप पे आएंगे, आफ्टर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में और बहुत दूर दूर होते हैं, राइट, एक लार्ज एरिया में स्प्रेड होते हैं, तो उनका मिलना पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार मीट करें और बिजनेस को कंडक्ट कर सके, तो अपने बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं जो कि उनके बिहाफ पर सारी एक्टिविटी करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, जनरल मैनेजर को अपॉइंट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली सारी की सारी एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देंगे, यानी प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया जो कि रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट सभी को देखेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैंने बना दिया,
ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को हैंडल करे, और पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि हमारा एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और भी आपके डिपार्टमेंट हो सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग से हो सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़े स्केल पर है तो आप क्या कर सकते हो, सब डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कर सकते हो, सब डिवीज़न भी कर सकते हो। जैसे मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सब डिवीज़न किया, सो सेल डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, एंड मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट, मैंने 3 अलग से डिपार्टमेंट बना दिए। तो इट मीन्स आपको समझ आया यहाँ पर डिवीज़न कैसे हो रहा है, फंक्शन के बेसिस पर हो रहा है। जो काम हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके बेसिस पर हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए, उन्हीं ग्रुप्स को हमने डिपार्टमेंट कह दिया। तो यानी कि अगर मेरा मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया जहाँ पर मैं रॉ मटेरियल भी परचेज करूँगी, इसका भी सब डिवीज़न हो सकता है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, परचेज डिपार्टमेंट, अगर ये परचेज है तो परचेज में रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल दोनों परचेज करूँगी। ओके, इसी तरीके से अगर मेरा सेकंड डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्रोडक्शन भी करूँगी, साथ साथ एक और सब डिपार्टमेंटलाइजेशन कौन सा हो सकता है, स्टॉक ऑफ गुड्स, कि गुड्स का स्टॉक भी रखूँगी। तो 2 डिपार्टमेंट में इसका डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकती हूँ। इसी तरीके से मार्केटिंग है, फाइनेंस वाला है हमारा, जिसके अंदर हमारा फिनेंशियल तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारे और क्या है, ऑडिटर्स आ सकते हैं, अकाउंटेंट आ सकते हैं, और अदर कॉरेस्पॉन्डेंट्स आ सकते हैं। सिमिलरली पर्सनल डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट आप इसे कह सकते हो, वो होगा। यानी एक्टिविटी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आंसरेबल कौन होगा, देखिए, जो ये अगर हम बात करें सेल डिपार्टमेंट के अंडर, 1 सेकेंड थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, देखिए यहाँ तक, अगर सेल डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट के अंडर 1 2 3 4 4 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेल मैनेजर के लिए। और सेल मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर है उसके लिए। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनरल मैनेजर के लिए। तो आपको समझ आ रहा है किस तरीके से हमने एक तरीके से रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, कौन किससे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसे रिपोर्टिंग करेगा। समझ आ रहे हो, आपने एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, पोस्ट क्रिएट कर दी। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि अब इन पोस्ट पर हम सुटेबल एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग समझ आया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होगा। बेसिकली जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये आपका वही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अभी तक मैं पढ़ाती आ रही हूँ, राइट। ये आपका वही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में अभी तक मैं पढ़ाती आ रही हूँ, कुछ न्यू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। चलिए, अब इसके फ़ायदे और नुकसान ये भी तो देखेंगे। अगर कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखे जाते हैं, तभी तो हम चूज़ करते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें रखनी है नहीं रखनी है। तो मेरिट डिमेरिट्स दोनों देखेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस आ जाए वर्ड, मेरिट वर्ड आ जाए, आपका सिग्निफिकेंस वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड आए आपके, सेम पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नीड बताइए, तो वहाँ भी आप इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। अगर आपसे इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंस में भी आप यही पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सो आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। और अगर केस स्टडी में आएगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर है। देखिए, फाइंड आउट करने का तरीका इजी यही होता है कि हम ये देखें कि हाँ कि क्या एक्टिविटी के बेस पर डिवीज़न हो रहा है तो फंक्शनल है,
बट अगर किसी और तरीके से हो रहा है तो आगे की टाइप में कल की क्लास में मैं बताऊंगी कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो आज पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कैसे होता है? चलिए, तो ये आपको मैं जब ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक पढ़ा रही थी उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। कैसे बेनिफिट मिलता है? तो आप खुद से सोचिए, आपने डिपार्टमेंट बनाए, वेरियस डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ का डिवीज़न कर दिया और उस बेसिस पर डिपार्टमेंट बना दिए। अब सभी डिपार्टमेंट में जैसे आपने यहाँ पे बनाया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट बनाया, सेल डिपार्टमेंट बनाया, फिनेंस डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक एक्सपर्ट अपॉइंट किया है आपने, एक्सपर्ट मैनेजर। परचेज में भी आपने, सेल्स में सेल के एक्सपर्ट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। यानी कि जब आप हर डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से होगी। सेकेंडली, कि सभी को पता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर को पता है सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ को मुझे अच्छे से मैनेज करना है। बार बार वो इसी डिपार्टमेंट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी करेगा तो एक्सपर्ट बन जाएगा। इससे क्या होगा? आपका कम टाइम लगेगा और वर्क अच्छे से होगा। तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट बिल्कुल मिलता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हम एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। और सेकेंडली, जो एम्प्लॉयज़, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम मैनेजर तो एक्सपर्ट होते हैं बट क्या एम्प्लॉयज़ एक्सपर्ट होते हैं? वो तो नहीं होते ना। तो देखिए, एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टाइम तक एक ही काम को रिपीट करते हैं और बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट करने की वजह से वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। समझ आया? जो लॉन्ग टाइम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो वो एक्सपर्ट खुद ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। सेकंड देखिए, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कैसे कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है? सो देखिए, कोऑर्डिनेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है, वो उस वर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं। और जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं और लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ईजिली कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इन्हें पता है कि इनका हेड, इनका मैनेजरियल डिपार्टमेंट जो है वो ही इनका सुपीरियर है और ये सारे आपस एक साथ मिलके काम करते हैं लॉन्ग टाइम तक एक साथ काम करने की वजह से और अगेन एंड अगेन सेम वर्क करने की वजह से अपने वर्क में ये भी एक्सपर्ट हो चुके हैं और मैनेजर भी एक्सपर्ट हो चुका है अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करने के रिगार्ड में, राइट? वो ईजिली मैनेज कर सकता है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना ईजी होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में। थर्ड वन, मैनेजरियल इफ़िशियंसी इंक्रीज होती है। तो देखिए कैसे होती है, सेम वही चीज़ है। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि बार बार सेम वर्क हो रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, ठीक है, जो जब न्यूली अपॉइंट हुआ होगा तो उसे ट्रेनिंग मिली, धीरे धीरे काम उसने करना स्टार्ट किया, बट 2-3 इयर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया। उसे पता है कि कस्टमर किस तरीके की डिमांड रखते हैं और उतने ही उसी अकॉर्डिंग वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यानी एक्सपर्ट हो गया है। उसे पता है मेरे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ की ये नीड है, मैं इसे टाइम पे फुलफ़िल कर सकता हूँ। उनके साथ अच्छा रिलेशन भी क्रिएट कर लिया है उसने। तो यानी कि मैनेजरियल इफ़िशियंसी भी बढ़ती है जब एक मैनेजर अगेन एंड अगेन वही काम एक ही फील्ड में काम करता है तो उससे क्या होता है, उसकी नॉलेज भी इन्हेंस होती है। चाहे देखिए वो न्यू थिंग्स को डिस्कवर करे बट उस फील्ड में उसकी नॉलेज बढ़ेगी। अब एक ही पर्सन को 1 ईयर के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखा, देन उसके बाद उसे परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, आफ्टर 2 ईयर उसे सेल डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो देखिए उसे बहुत प्रॉब्लम, एडजस्ट ही नहीं हो पाएगा जब तक वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड माइनर थिंग्स को समझ पाया। उसका ट्रांसफ़र हो गया दूसरे डिपार्टमेंट पे। तो इस तरीके से स्पेशलाइजेशन, एक्सपर्ट होते हुए भी उसे और नॉलेज नहीं मिली। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। सो ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, पोस्ट क्रिएट कर दी है हमने, सबको उनके रोल असाइन कर दिए हैं, हम बता दिया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को क्या काम करना है, फाइनेंस से रिलेटेड सारा वर्क करना है, कोई और नहीं करेगा, तो डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगी। वही चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके स्कूल में टीचर्स हैं और टीचर को उनके सब्जेक्ट अलॉट कर दिए हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर्स हैं उन्हें उनके सब्जेक्ट अलॉट कर दिए हैं कि अकाउंटेंसी ये टीचर टीच करेंगे और बीएसटी ये टीचर टीच करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा कि दो टीचर सेम सब्जेक्ट टीच करके नहीं जाएंगे, सभी टीचर आएंगे और अपना अपना इंडिविजुअली सब्जेक्ट टीच करेंगे। सो इससे डुप्लीकेसी नहीं होती है, क्योंकि हमें इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का केस लें तो दो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है और ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज का बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है, टाइम का भी अच्छे से यूज़ होता है, कॉस्ट भी कम आती है। समझ आया? तो डुप्लीकेशन कम होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिएट है और पता है इस डिपार्टमेंट को ये पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करना है, कोई और नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट इज दैट ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड। ट्रेनिंग इज फैसिलिटेटेड मीन्स ट्रेनिंग की फैसिलिटी दी जाती है। कैसे दी जाती है? क्योंकि देखिए, एक मैनेजर को एक लिमिटेड एरिया की ही ट्रेनिंग देनी है, तो एक बार ट्रेनिंग दे दो या फिर 2-3 इयर्स में वन टाइम पे ट्रेनिंग दो, इससे कॉस्ट कम आती है और हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसे अफोर्ड कर सकती है। जैसे कि पता है कि जो हमारा सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसे हमें सिर्फ सेल से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करानी है। सो 2-3 ईयर में जब मार्केट में चेंजेस आते हैं तो हम उसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, उससे उसकी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगी। समझ आया? लेकिन अगर हमें एक ही पर्सन को सारी चीज़ें सिखानी हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, अगर पोस्ट क्रिएट नहीं की है और सभी को, देखिए जैसे कि अगर पोस्ट क्रिएट नहीं की है और कॉमर्स के सारे टीचर हैं आपके, ठीक है, कॉमर्स के सारे टीचर हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सारे टीचर हैं। एक तरीका है कि अकाउंटेंसी की टीचर को सिर्फ अकाउंटेंसी की ही ट्रेनिंग दी जाए, बिजनेस के टीचर को सिर्फ उन्हीं के सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाए। एक तरीका है कि हमने कोई भी किसी टीचर को पोस्ट अलॉट नहीं की है, तो कॉमर्स के सारे टीचर को सारे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ज़्यादा कॉस्टली सेकेंड ऑप्शन होगा ना, सारे टीचर को सारे सब्जेक्ट की ट्रेनिंग देना। और सबसे अच्छा क्या होगा ऑप्शन, कि जिस टीचर को जो सब्जेक्ट अलॉट किया है उसी सब्जेक्ट की उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि आगे उन्हें वही यूज़ करना है। तो यही चीज़ यहाँ पर है फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में। सो यानी ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी ईजिली प्रोवाइड की जाती है। लास्ट जो बेनिफिट होता है वो आपका क्या है, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही क्या किया, वर्क को हमने सबसे पहले क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। पहला स्टेप अगर हम प्रोसेस का कहें, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, उसके बाद वर्क को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। जैसे ही वर्क को आइडेंटिफाई किया उसके बाद मैंने क्या किया, वर्क का डिवीज़न किया था। यही तो काम किया था, मैंने देखा था कि टोटल वर्क कितना है और उस टोटल वर्क का डिवीज़न कर दिया था स्मॉल यूनिट में। तो सभी यूनिट के लिए फिर मैंने क्या किया, सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में रखा और उस ग्रुप का डिपार्टमेंट बना दिया। जब मैंने हर वर्क के लिए डिपार्टमेंट बना दिया है तो यानी कोई भी काम छूटेगा नहीं, इससे सभी डिपार्टमेंट को, सभी एक्टिविटीज़ को इक्वल वेटेज मिलेगा। यही चीज़ यहाँ कही जा रही है, इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। जैसे आपने देखा है ना, स्कूल में क्या होता है, टाइम टेबल बना दिया जाता है आपके लिए। टाइम टेबल होता है कि ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रॉपरली लगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकाउंटेंसी की ही क्लास लगे या सिर्फ बीएसटी की ही क्लास लगे, आपकी इंग्लिश की क्लास नहीं लगे, आपकी हिंदी की क्लास नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सारी क्लासेस लगती हैं वन डे में ही, यानी आपके पीरियड इस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं, सब्जेक्ट क्योंकि अलॉट कर दिए हैं। यहाँ पे भी सेम बात है, डिपार्टमेंट बना दिए तो अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक्टिविटी अनटच्ड रह जाएगी, सभी
डिपार्टमेंट को इक्वल वेटेज दिया जाएगा। ओके, सो ये था सारे के सारे आपके, ये क्या थे, ये था आपका बेनिफिट एडवांटेजेस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के, कि अगर इसे अडॉप्ट करेंगे हम तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अगर कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ डिमेरिट भी होती हैं। सो अब एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं हमने, तो एक बार डिसएडवांटेजेस भी देखते हैं ताकि कंपैरिजन करने में अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ एडवांटेजेस ही देखेंगे तो अच्छा लगेगा ना, अब जो कमियां हैं वो भी तो देखें ताकि हम एक रैशनल डिसीजन ले सके कि ये हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सो लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस, डिमेरिट कह लो आप, लिमिटेशन कहो या फिर डिसएडवांटेजेस कहो, सभी चीज़ें सेम होंगी आपकी। ओके, तो ये सारे सेम होते हैं आपके, आप इंटरचेंजेबली इन्हें यूज़ करते हो और सेम पॉइंट्स का यहाँ यूज़ करोगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिमेरिट्स, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे? देखिए, हर एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया है हमने, राइट। हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी हेड बनाया है, परचेज डिपार्टमेंट का भी है, सेल डिपार्टमेंट का भी है, सभी के हेड बना दिए। अब सभी डिपार्टमेंट के हेड क्या करते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को तो इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन इस वजह से वो ओवरऑल जो जनरल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे ही भूल जाते हैं, उसे ही इग्नोर कर देते हैं। यानी कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को तो इम्पोर्टेंस देते हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं। ये एक डिसएडवांटेज होता है। देखते हैं कैसे। जैसे कि सपोज अभी आप करंट सिनेरियो लीजिए, ठीक है। इस टाइम पर कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था, राइट। लोगों की जॉब्स वगैरह पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, फिनेंशियल पोजीशन पर भी इफेक्ट पड़ा। अब इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड हो गई है कम, ठीक है। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड हो चुकी है कम, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहता है, अपनी इम्पॉर्टेंस को शो करना चाहता है कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता हूँ, या मैं बहुत टाइमली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, कोई भी हम डिले नहीं रखते, अच्छे से करते हैं, टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए जहाँ डिमांड सिर्फ 10,000 यूनिट्स की इस टाइम पे थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी सुपरियॉरिटी दिखाने के लिए 20,000 के गुड्स प्रोड्यूस कर दिए। अब सोचिए, 10,000 की डिमांड है, 20,000 के गुड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। क्या ये एक वाइज डिसीजन है? नहीं। यहाँ डिपार्टमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव को तो देखा कि मुझे मैनेजर के या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आइज़ में अपनी सुप्रीमेसी दिखानी है, लेकिन इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस करा दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी, अननेसेसरी मनी यहाँ पर क्या हो गई, ब्लॉक हो गई है, जो कहीं और यूज़ कर सकते थे। क्योंकि अभी इस टाइम नीड कितनी थी, हमें 10,000 यूनिट्स की थी। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था इस टाइम, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में उन्हें 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये एक क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। हर डिपार्टमेंट अपनी सुपरमेसी शो करना चाहता है, ठीक है। ओके, सेकंड जो आपका डिसएडवांटेज है वो क्या है, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। डिफ़िकल्टी किस में आती है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो फ़ायदे एडवांटेजेस में बताया था कि कोऑर्डिनेशन ईजिली इस्टेब्लिश हो जाता है, अभी आप बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेशन डिसएडवांटेज है, होता ही नहीं है, कैसे? तो देखिए, वहाँ पे मैंने बोला था कि विद इन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना इजी होता है, लेकिन दो डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन करना
टिपिकल टास्क होता है। कैसे? क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस हमें मिले और इसीलिए उनमें क्लैशेस क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। कैसे? जैसे कि आपका सेल डिपार्टमेंट भी है, परचेज डिपार्टमेंट भी है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर अपनी क्या दिखाना चाहते हैं? सुपीरियॉरिटी दिखाना चाहते हैं, राइट। इसलिए वो क्या करना चाहते हैं? इस वजह से वो अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। सपोज सेल डिपार्टमेंट ने सजेशन दिया परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर को कि इस टाइम पर डिमांड कम है मार्केट में, तो आप प्लीज़ कम परचेज कीजिएगा, क्वांटिटी थोड़ी कम रखिए, अदरवाइज मनी जो है ब्लॉक हो जाएगी, हमारा फाइनेंस अननेसेसरी ब्लॉक होगा। सेल डिपार्टमेंट ने ये सजेशन दे दिया, बट परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर वो सोच रहा है मैं अपनी विश से काम करूंगा, अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा। अगर बल्क में परचेज करूंगा तो क्या होगा? कॉस्ट कम आएगी। और उसने जहाँ 10,000 यूनिट सिर्फ परचेज करनी चाहिए थी, 20,000 यूनिट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना। अल्टीमेटली क्या होगा? कुछ रॉ मटेरियल अनयूज्ड रह जाएगा, यानी कुछ मनी हमारी अननेसेसरी ब्लॉक हो जाएगी जिसे हम कहीं और यूज़ कर सकते थे। समझ आया? तो इस तरीके से सभी अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिससे अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बच्चे देखिए, जब बहुत सारे बॉस होंगे तो कोई किसी की नहीं सुनेगा और ऐसे केस में क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही चीज़ है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आता है? देखिए, सभी के इंटरेस्ट बेसिकली सेम है, सभी को चीज़ें चाहिए। ऐसे में क्या होता है? सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते हैं। आप सभी को पता है रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं वो होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब इसमें से ही थोड़ा थोड़ा सभी डिपार्टमेंट को अलॉट कर दिया जाता है, राइट। लेकिन हर डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि मुझे ज़्यादा शेयर मिले, राइट, मुझे ज़्यादा शेयर मिले। इट मे बी पॉसिबल कि किसी अदर डिपार्टमेंट को उसकी रियलिटी में ज़रूरत हो, लेकिन अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए हर डिपार्टमेंटल मैनेजर ये ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उसे मिले। और इस वजह से उनके बीच में क्या होता है? डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे तो देखिए क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में एक तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहेगा, सेकेंडली इंटरनली कट थ्रेट कॉम्पिटिशन आएगा। और जब इंटरनली कॉम्पिटिशन आएगा, कट थ्रेट नेगेटिव कॉम्पिटिशन आएगा, तो उससे ओवरऑल इफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो ये एक लॉस होता है। लास्ट जो हमारा है पॉइंट डिसएडवांटेज का, हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। कंप्लीट डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम होता है। किस तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है? तो देखिए, हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड बनाया। देखिए यहाँ पर ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट वाली बात है, ये जस्ट स्पेशलाइजेशन का रिवर्स होता है। स्पेशलाइजेशन इज गुड, राइट, ये चीज़ याद रखिएगा, स्पेशलाइजेशन इज गुड, बट ओवर स्पेशलाइजेशन इज नॉट गुड, राइट। स्पेशलाइजेशन इज गुड, अच्छा है आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, लेकिन सिर्फ उसी चीज़ में एक्सपर्ट हो और बाकी चीज़ों की आपको नॉलेज ही नहीं हो, ये किसी भी पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो वही कह रहा है, जब हमें ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है तो यानी उसे हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जो इस केस में पॉसिबल नहीं है। परचेज डिपार्टमेंट वाले को अपने एरिया की फुल नॉलेज है, लेकिन अगर उससे कभी सेल्स एरिया से रिलेटेड कुछ पूछा जाए, उसे नहीं पता होगा, फाइनेंस के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, यानी कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टोटल वर्क के एक स्मॉल पार्ट पे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है?
उस वर्क में उस पार्ट के पूरे वर्क के छोटे से पार्ट को करने में एक्सपर्ट हो गए, लेकिन पूरा प्रोडक्ट बनाने में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ का और मैनेजर्स का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सो बेसिकली ये कुछ आपके डिसएडवांटेजेस थे किसके, और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने के। अब क्वेश्चन ये आता है, एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है, तो आखिर इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कुछ सिचुएशंस में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी सिचुएशन होती है जहां हम इसे यूज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली जहां पर आपका बिजनेस यूनिट काफ़ी लार्ज है, यानी कि आपका जो साइज है बिजनेस का वो लार्ज है। अगर लार्ज स्केल बिजनेस है आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट बनाने होंगे, वेरियस एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म होंगी। सेकंड, जहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, जहाँ आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है वहाँ भी, क्योंकि एक्सपर्ट चाहिए हर डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल के लिए, मार्केटिंग के, सभी चीज़ों के लिए। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, इस फॉर्म को यूज़ करोगे। थर्ड, जहाँ पर आपको अथॉरिटी का डेलीगेशन करना होता है वहाँ पर भी आप इसका यूज़ करोगे, यानी कि जहाँ आपको देखिए, जब भी लार्ज स्केल बिजनेस आएगा वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना ही होगा। ठीक है। अच्छा, और कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर हम जस्ट सेल करते हैं वन प्रोडक्ट, जहाँ वन प्रोडक्ट सेल होगा वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो ये आपकी सुटेबिलिटी थी जहाँ आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। ये था आपका पूरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल टॉपिक, जिसके बारे में हमने उसका मीनिंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सभी चीज़ें समझे। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मिल जाए। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इन्जॉय कीजिए अपनी स्टडी को। थैंक यू, बाय बाय।